मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। अगर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं तो आप जान ही रहे होंगे कि मैं पिछले 4 वीडियोस से लगातार आपको यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी विषय की आंसर राइटिंग की स्किल सिखा रहा हूं। और ये वाला जो वीडियो है, ये जो 5वां वीडियो है इसी सीरीज में, इसमें भी मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। तो ये जो पांचों क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन पिछले 4 वीडियो के और ये जो 5वां क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं। जो 2-3 साल पहले अभी इसका एक पेपर हो चुका है, मेंस का एक पेपर हो चुका है, जीआईसी लेक्चरर मेंस पेपर ज्योग्राफी का एक हो चुका है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन हैं इसके इस पेपर के सेक्शन ए में आए हुए थे और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। 5वां क्वेश्चन है ये और इसका जवाब आपको 250 शब्दों में देना है और ये जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर में पूछा गया था। तो आज मैं इस क्वेश्चन की आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा एक एप्लीकेशन है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। उसमें मैंने 208 क्वेश्चन पेपर इसमें लगभग नहीं, कम से कम नहीं तो 20,000 सवाल, 20,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज ज्योग्राफी के, सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उसमें उपलब्ध हैं। 20,000 सवाल उन 208 क्वेश्चन पेपर्स में। वो सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, कुछ अच्छी बुक्स भी मैंने अपलोड कर दी हैं और साथ ही साथ ये जो जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम है ज्योग्राफी के लिए मैंने 16 पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। आप उन पेपर्स को लगाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन पेपर्स को लगाने के बाद जब आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि सर के बताए हुए सारे क्वेश्चंस फंसे। उसका रीज़न ये है कि मैंने पूरे का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है और साथ ही कुछ चीज़ें जो सिलेबस के बाहर की भी हैं उनको भी मैंने अपने पेपर्स में लिखा हुआ है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था शुष्क भूमि वाला, ये दोनों क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछे गए हैं। सिलेबस में नहीं लिखे हुए लेकिन फिर भी पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो पेपर बनाए हैं उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन बाहर के रखे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो अगर आप वो पेपर लगा लेते हैं, वो 16 पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए अब बात शुरू करेंगे आज के अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे कि भारत के प्रमुख बात हो रही है, सारे नहीं, प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम, भारत के जो प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम हैं जिनको हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उनका उल्लेख करते हुए, पहले तो उनका उल्लेख करना है। तो भारत के जो मेन रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका उल्लेख करना है, करते हुए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, कई एक कार्यक्रम चलाए गए जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित, उनका हमें परीक्षण करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन ब्रेक होता है, इधर से ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा है और इसमें जो है हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीजनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जो मेजर रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, हमें सिर्फ उनका उल्लेख करना है। हम उनका नाम लिख देंगे, वो किस वर्ष चलाए गए वो लिख देंगे और एक लाइन में हम उनके उद्देश्य लिख देंगे। तो इस वाले पोर्शन की क्वेश्चन का जो ये वाला पोर्शन है, इसकी डिमांड जो है, इस पोर्शन की डिमांड पूरी हो जाएगी। और इंट्रोडक्शन तो हमको लिखना ही लिखना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों। तो देखिए ये जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, एक्चुअली ये भी रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही हैं, ये भी चलाए गए थे। तो एक रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दे दिया गया है, हमें उसका परीक्षण करना है। तो आधा सवाल यहाँ पर है, तो हम इसके लिए भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इसके लिए भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे इनके बारे में क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम इसका परीक्षण करेंगे, वो आगे आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसकी आंसर राइटिंग।
तो सबसे पहले तो हम जो शुरू का जो आधा आधा पोर्शन है ऊपर वाला, इसका इसका हम आंसर देंगे कि प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हमें ये तो बताना होगा कि प्रादेशिक विकास कार्यक्रम क्यों चलाए जाते हैं, क्यों चलाए गए, इनके उद्देश्य क्या हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका उल्लेख कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम सिर्फ 2 ही लाइनें लिखेंगे। देखिए, पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, पहली लाइन आप लिखेंगे कि भारत में जो विभिन्न भौगोलिक रूप से, अगर भारत में देखा जाए तो भारत की जो फिजियोग्राफी है उसमें बहुत अंतर है। कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, बड़ा अच्छा क्षेत्र है, रहने के लिए बहुत अच्छा है, रोजगार के लिए बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत कमाई है। कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है। तो भौगोलिक रूप से भी बहुत अंतर है भारत में, और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े क्षेत्र हैं। तो भारत में आप इसको ऐसे लिखिएगा कि भारत में विभिन्न भौगोलिक रूप से और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने। देखिए, होता क्या है कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है। तो ऐसे क्षेत्र जो हैं वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भारत के विभिन्न भौगोलिक रूप से तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने। क्षेत्रीय असंतुलन को हमें दूर करना है। सभी जगह हमें ऐसा करना है कि सभी एरिया डेवलप हो जाए, कोई पिछड़ा ना रह जाए। तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा ऐसे क्षेत्रों के समग्र उत्थान करना है। हर फील्ड में हमें इनको डेवलप करना है। तो तथा ऐसे क्षेत्रों के समग्र उत्थान के लिए विभिन्न प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। ये एक लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का। ये देखिए, जो प्रादेशिक विकास कार्यक्रम है इसका इंट्रोडक्शन, सारी बात इसमें होगी कि क्यों चालू किए गए ये प्रादेशिक विकास कार्यक्रम। जो क्षेत्रीय असंतुलन था उसको दूर करने के लिए चालू किए गए। और क्षेत्रीय असंतुलन क्यों था? क्योंकि भौगोलिक रूप से और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र अभी पिछड़ी अवस्था में हैं। तो इस कारण से क्षेत्रीय असंतुलन आ गया है, और उस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक विकास कार्यक्रम चलाए गए। अब इन कार्यक्रमों को चलाए जाने का उद्देश्य क्या है? अब आगे आपको इन कार्यक्रमों के चलाए जाने का जो उद्देश्य है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और कुछ नहीं, उसको 4-5 लाइनों में आप लिख दीजिए, बस उतने में उद्देश्य हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? जैसे पहला उद्देश्य ये है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम करना है। जो रीजनल डिस्पैरिटी आ गई है कि कुछ क्षेत्र अगड़े हैं, कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं, उस असंतुलन को, उस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। दूसरा है कि जो वहाँ के संसाधन हैं, उन संसाधनों का बेस्ट, ऑप्टिमम, या उसको हिंदी में कहते हैं संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। जो वहाँ के संसाधन हैं उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम चलाए गए। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए कि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना आए। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए समग्र व संतुलित सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। समग्र और संतुलित सामाजिक विकास के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना है। ये पांचवा उद्देश्य आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सीधे आप एक लाइन लिखेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है कि भारत के प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम निम्नवत हैं। यहां से सीधे लिखना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, और सीधे सबसे पहला कार्यक्रम आप लिखेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम आप लिखेंगे यहां पर
ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, DROUGST, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, DPAP, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। अब आप इसमें यह बता दीजिए कि ये कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। तो ये कार्यक्रम जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में लेके आया गया। और किस वर्ष में लेके आया गया? ये 1973 और 74 में लेकर आया गया है ये प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। ये 1973-74 में ये कार्यक्रम आया था और कई बार MCQ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, अब अगर आपको चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि ज्ञात है, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो आई थी, अगर आपको इसकी अवधि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात भी नहीं। अगर याद है तो आप उसकी अवधि यहाँ लिख दीजिए, और नहीं याद है तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद होना चाहिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था और कौन सी साल में आया था। अब इसके एक दो उद्देश्य आप लिख दीजिए। ये जो कार्यक्रम है DPAP, इसके उद्देश्य आप 2 लाइनों में लिख दीजिए। हम हर एक कार्यक्रम के उद्देश्य लिखेंगे एक एक 2-2 लाइन में। तो सबसे पहला तो ये है कि सूखे के प्रकोप को कम करना, ये जो सूखे का जो प्रभाव पड़ता है उसको हमें कम करना है। दूसरा हम इसका जो उद्देश्य लिखेंगे वो लिखेंगे कि पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। और तीसरा हम लिखेंगे कि ये जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर रोजगार के अवसरों को पैदा करना। तो इस तरीके से ये जो DPAP ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में इसका जो उल्लेख है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद तुरंत ही हम दूसरा कार्यक्रम लिखेंगे, और दूसरा कार्यक्रम लिखेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, HADP। और सीधे आप लिखिए ये किस पंचवर्षीय योजना में आया है। तो ये अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। योजना की अवधि जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। और ये जो प्रोग्राम आया था, ये जो प्रोग्राम है वो 1974 और 75 में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम 1974 और 75 में ये प्रोग्राम लागू किया गया था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके उद्देश्य भी आप लिख दीजिए, सीधे सीधे इसके उद्देश्य लिख दीजिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं जो कि बहुत ही पिछड़ी अवस्था में हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी अवस्था में हैं, और आज की डेट में तो उतना नहीं है। जब ये प्रोग्राम आया था 1974 और 75 में, तब तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो ऐसी स्थिति में उस समय में इसका उद्देश्य ये था कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। और दूसरा आप लिख दीजिए कि उन पहाड़ों का या उन एरिया का जो पारिस्थितिकी है उसको संरक्षित करना। तो इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का उल्लेख कंप्लीट हो जाएगा। अब सीधे आप इसके बाद लिखिए तीसरा प्रोग्राम, और तीसरा प्रोग्राम है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको सीधे आप लिखिए। और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन का आधा अगला भाग है वो इसी के बारे में है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको भी आप लिख दीजिए। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ये जो प्रोग्राम थे मेनली वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे। और इनका सीधे आप उद्देश्य लिखिए, सीधा उद्देश्य आप इस कार्यक्रम का लिखिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो आदिवासी जो समुदाय हैं उनके सामाजिक उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना है और उनकी गरीबी का उन्मूलन करना है। बस आप इसको इतना लिख दीजिए। इसके बाद तो अभी आगे इसको देखना ही है, ये तो आधा क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो चौथी योजना है, वो जो चौथा कार्यक्रम है उसको लिखेंगे, वो है कमांड एरिया, COMMAND, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको हम कहेंगे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, और ये आया था 1974-75 में। ये प्रोग्राम भी 1974-75 में आया था। और सीधे इसके आप उद्देश्य लिख दीजिए कि सिंचाई की क्षमता का निर्माण करना कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। सिंचाई की क्षमता का विकास करना
करना। उसके बाद सीधे पांचवा कार्यक्रम आप लिखिए, प्रादेशिक विकास कार्यक्रम पांचवा है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। DESE डेजर्ट, DESERT डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मरुभूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम या मरुस्थल विकास कार्यक्रम, DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था, और ये कार्यक्रम आया था एक्चुअली 1977 और 78 में। और इसके बाद सीधे आप इसके उद्देश्य, इस कार्यक्रम के जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो उद्देश्य हैं, आप उनका वर्णन यहाँ पर कर दीजिए 2 लाइनों में, सीधे लिखिए। सबसे पहला उद्देश्य लिखिए कि शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन के प्रभाव को कम करना। पहला उद्देश्य तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा लिख दीजिए कि ऐसे क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करना या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। तीसरा लिख दीजिए कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके माध्यम से सूखे के प्रभाव को कम करते हुए, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके माध्यम से सूखे के प्रभाव को कम करते हुए जो वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इस कार्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। इतना हो जाने के बाद सीधे आप छठा प्रोग्राम लिखिए, और सिक्स्थ प्रोग्राम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं लिख देता हूँ BORDER, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो 7th 5 ईयर प्लान में ये प्रोग्राम लेके आया गया था, और ये प्रोग्राम आया था 1986 और 87 में ये प्रोग्राम लेकर आया था। और इस प्रोग्राम के उद्देश्य क्या थे वो भी आप जान लीजिए कि ये जो बॉर्डर एरिया होते हैं उसके पास भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी गांव होते हैं। तो जो गांव हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों के जो गांव हैं, उनको बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, वहाँ पे सड़कें बनाना, बिजली उपलब्ध कराना, पानी की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के गांव में रह रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बस इतना आपको इसका उद्देश्य लिखना है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का जो आधा भाग था कि भारत के प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए, इस क्वेश्चन का आधा भाग था। मैं यहाँ पर आपने देखा कि भारत के प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए, तो इसको अभी तक हमने लिखा। हमने सबसे पहले दो सेंटेंस लिखे इंट्रोडक्शन के रूप में, उसके बाद सीधे ही हमने भारत के प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम बता दिए। 6 प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रम हैं, जिसमें से पहला है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, दूसरा है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, चौथा है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पांचवा है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और छठा है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने इनके नाम भी लिख दिए। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आए हमने वो भी लिख दिया। ये किस वर्ष, किस फाइनेंशियल ईयर में ये कार्यक्रम लागू किए गए हमने वो भी लिख दिया है, और इनके उद्देश्य भी लिख दिए हैं। आधा क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, और कोई भी एग्जामिनर मतलब नंबर काट ही नहीं पाएगा। इतना बढ़िया आपने अगर इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई एग्जामिनर कभी आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने सब कुछ लिख दिया। आपने प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का जिक्र, मतलब उनका एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्यों चालू किए गए प्रादेशिक विकास कार्यक्रम, उनके उद्देश्य भी बता दिए, और 6 कार्यक्रम बता दिए, और 6 कार्यक्रम के समय बता दिए, और उनके उद्देश्य भी बता दिए अलग अलग। तो कोई एग्जामिनर कभी इसका नंबर काट ही नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। इतनी आप बात लिख के चले आ रहे हैं तो फुल मार्क्स आपको इसमें प्राप्त होंगे। अब आगे हम जो क्वेश्चन का अगला आधा भाग है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब उसके बारे में हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से लिखना है। अब देखते हैं कि आधा भाग है क्या। आधे भाग को देख लेते हैं कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी एक प्रादेशिक विकास कार्यक्रम है, जो कि एक्चुअली ये कई सारे कार्यक्रम हैं, कई बार ये लागू किए गए, कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, कार्यक्रम नहीं लिखा है, कार्यक्रमों को, कि इनके अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इन सभी का हमको क्या करना है, परीक्षण करना है।
तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जितने भी हैं ये सभी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि अभी मैंने एक प्रोग्राम आपको लिखाया भी था, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये अब हम इस प्रोग्राम का या इन प्रोग्राम्स का जो कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास से संबंधित हैं, अब हम उनका परीक्षण करेंगे। अब हम लेकिन परीक्षण करने से पहले हमें एक इंट्रोडक्शन तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा। एक इंट्रोडक्शन हमने इस भाग के लिए लिखा था, दूसरा इंट्रोडक्शन हम इस भाग के लिए लिखेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा। चूंकि जनजातियों की बात हो रही है तो ये बताना बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन में कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से कितना परसेंटेज भाग जनजातियों के अंतर्गत या जनजातियों की जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े हैं वो हैं 2011 के आंकड़े। तो 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है मात्र 8.6%। बहुत कम है, बहुत कम है, मात्र 8.6% ही जनजातियां हैं। तो पहला सेंटेंस आप यही लिखिए, पहला सेंटेंस लिखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। क्योंकि अब 2011 बहुत पुरानी बात हो गई है, थी। अब 2026 चल रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इनमें वृद्धि हुई ही होगी। तो कुल जनसंख्या थी 8.6% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब इसके बाद ये लिख देते हैं हम लोग कि ये जो जनजातियां होती हैं ये हमारे देश भारत के जो दूर दराज के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां प्रकृति की गोद में निवास करती हैं ये सभी जनजातियां। ये इंट्रोडक्शन में आप जरूर लिखिएगा। और आगे लिखिए कि स्वतंत्रता के समय से ही भारत की सरकारें इन जनजातियों के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही हैं और इसके लिए सरकारों ने समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए हैं। अब ये इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे जो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, अब उनका हम संक्षेप में बात करेंगे। तो उसमें जैसे सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनके विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइबल, TRIBAL, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड 5 ईयर प्लान में। उसके बाद क्या हुआ, मतलब काम शुरू हो गया था। ये पहला कार्यक्रम था जो कि ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए लेके आया गया, लेकिन इसमें वांछित परिणाम नहीं आए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की सिफारिश के बाद अप्रोच को चेंज कर दिया गया, एक नई अप्रोच आ गई पांचवी पंचवर्षीय योजना में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक नई अप्रोच आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक न्यू अप्रोच। और ये कौन सी अप्रोच थी? इस अप्रोच का नाम क्या था? ये अप्रोच थी ट्राइबल सब प्लान अप्रोच। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, TRIBAL, ट्राइबल सब प्लान। TSP इसको बोलते हैं, TSP, ट्राइबल सब प्लान अप्रोच। ये एक अप्रोच है, ये एक उपागम है कि इस तरीके से उपागम बताता है कि हमें इस तरीके से सोचना है, किसी चीज को इस तरीके से कार्य करना है। अब ये नई अप्रोच तो आ गई, लेकिन ये अप्रोच इंप्लीमेंट कैसे होगी? किस प्रोजेक्ट के अंदर ये अप्रोच काम करेगी? कहां से फंड आएगा इस अप्रोच के माध्यम से काम करने के लिए? तो उसके लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड ट्राइबल
ट्राइबल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, उसके लिए आई एजेंसी, उस एजेंसी का नाम था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ये एजेंसी काम करती थी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और ये जो प्रोग्राम लाया गया था, इस प्रोग्राम के पीछे की जो अप्रोच थी वो थी ट्राइबल सब प्लान अप्रोच। और ये सभी पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है। मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया कि इसी को और इसमें कुछ और सुधार किए गए। ये जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, इसमें और कुछ सुधार करते हुए या कुछ ऐसे क्षेत्र जो इसमें छूट गए थे, उन क्षेत्रों का समावेशन करने के लिए, ताकि वहां पर भी विकास हो सके, एक और योजना आई जिसको कहा जाता है माडा, MADA, माडा योजना एक आई। इसी के अंतर्गत ही एक योजना थी, एक कार्यक्रम था, और इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। इसको कहते हैं मॉडिफाइड, MODIFIED, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, APPROAC अप्रोच, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ये 6 5 ईयर प्लान में आई। और इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान में, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 7th 5 ईयर प्लान में कुछ और एरिया जो शामिल नहीं हो पाए, दूर दराज के छितरे हुए एरिया जो कि दूर दूर स्थित थे, तो क्लस्टर्ड अप्रोच आई, एक नई अप्रोच आई, CLUSTERD, क्लस्टर्ड अप्रोच, APPROAC। तो कई एक अप्रोच आती गई, मतलब जो भी आदिवासी क्षेत्र छूटते चले जा रहे थे, उन सभी को इन अप्रोचेस के माध्यम से कवर किया जा रहा था। सभी सरकारी योजनाओं को इन अप्रोचेस के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के जो आदिवासी समुदाय थे उन तक पहुंचाया जा रहा था। तो 7th 5 ईयर प्लान में क्लस्टर्ड अप्रोच आई। उसके बाद कुछ अत्यंत पिछड़ी जनजातियां थीं, जिनको कहा जाता है, आप इनका एक नाम है और मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इनको कहा जाता है PVTG, इनको कहा जाता है PVTG। और इसकी फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलर, PARTICULARL, particularly vulnerable, VULNERABLE, tribal, TRIBAL, tribal groups, GROUPS। ये है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई जनजातियां थीं। इनके विकास के लिए भी योजना आई। आप ये शब्द कहीं ना कहीं लिखा जरूर देखेंगे, PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनके विकास के लिए भी योजनाएं आई। तो कोई भी आदिवासी क्षेत्र छोड़े नहीं जा रहे थे, सबको कवर किया जा रहा था कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो ऊपर से चालू हो रही हैं, वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक, खासतौर से ये जो जनजाति वाले ये जो स्थान लोग थे, इन तक पहुंचे ये सरकारी सभी योजनाएं। तो उनको कवर करने के लिए ये क्लस्टर योजना, क्लस्टर अप्रोच, माडा अप्रोच, ये PVTG अप्रोच, ये सभी अप्रोचेस आती रहीं ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे ना सरकारी किसी योजना का लाभ लेने से। अब वर्तमान समय में भी जो सरकारें हैं, जो अपनी सरकार है इस समय, वो भी कई एक कार्यक्रम लेकर आई हुई हैं। जैसे अगर वर्तमान समय में भी कुछ बातें लिख देनी चाहिए कि जिनसे कि इन जनजातियों का जो विकास है वो सुनिश्चित हो रहा है, उनके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कई सालों से। आप देख रहे होंगे कि दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही काम चालू हो गया था और आज तक ये काम कभी पूरा हो नहीं पाया है। कुछ ना कुछ खामियां कमियां रही जाती हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, बड़ी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, है ना। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाइए तो तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ज्योग्राफी चेंज हो जाती है, इकोनॉमी चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज हो जाता है।
तो वर्तमान सरकार भी अभी जनजातियों के लिए काम कर ही रही है, अभी इनका पूरा विकास हो नहीं पाया है। जैसे कि एक योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PM प्रधानमंत्री JAN जन मन, जनमन, ये एक कार्यक्रम है। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जनमन, ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो भी मैंने लिखा था शब्द PVTG, ये जो लोग हैं, ये जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई जो आदिवासी लोग हैं, इनके विकास से संबंधित ये कार्यक्रम है, PM जनमन जो कार्यक्रम है। इन क्षेत्रों में या यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जनजाति जो जनजातियां हैं, उनको पक्के घर दिए जा रहे हैं, सड़कें दी जा रही हैं, बिजली दिए जा रही है, पीने के लिए साफ पानी दिया जा रहा है, अस्पताल दिए जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी दिए जा रहे हैं, स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। तो इनके मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं इन जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं उनको, इस योजना के माध्यम से। इसी तरीके से एक और योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी चलाया गया है। इसी के साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। एकलव्य मॉडल के जो आवासीय विद्यालय हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन PMJVM भी चालू किया गया है, जनजातीय विकास मिशन। प्रधानमंत्री वन धन योजना चलाई जा रही है, PM वन धन योजना, वन धन योजना, ये योजना भी चलाई जा रही है, ये भी कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो छात्र हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। उनको छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लोग। और इसके साथ ही जो डिजिटल जो युग है, कि मतलब ये जो ट्राइबल यूथ है, ये जो यंग लोग हैं इन ट्राइब्स के, उनको डिजिटली एम्पावर किया जा सके, उनको डिजिटल जो क्रांति चल रही है उस तकनीकी को सिखाया जा सके, उसके लिए एक गोल योजना चलाई गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ GOAL। गोल का मतलब होता है गोइंग, GOING, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, LEADERS, लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अब ये योजना जो है, वो जो यूथ हैं जनजातीय क्षेत्रों के, उनको डिजिटली एम्पावर कर रही है। तो ये कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अब ये योजनाएं आखिर क्यों चलाई गई इतनी सारी? शुरुआत से लेके आज तक ये जो इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके पीछे के कारण है कि आखिर जनजातियों को प्रॉब्लम्स क्या है। तो देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसको भी अगर वैसे लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कि एक तो ये लोग हैं कि जो भारत के जो डेवलप्ड एरिया हैं, वहां से ये लोग बहुत दूर निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जो आम पब्लिक है उससे ये लोग कटे हुए रहते हैं, ये बहुत गरीब हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है, इस कारण से ये गरीब हैं। इनका सामाजिक स्तर अन्य भारत का जो डेवलप जो भारत है उससे इनका सामाजिक स्तर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। गरीबी के कारण ये लोन ले लेते हैं, तो पूरी जिंदगी लोन चुकाने में इनकी चली जाती है। तो बहुत शोषित हैं ये लोग, बंधुआ मजदूर की तरह ये लोग कार्य करते हैं। तो इनकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ पर जिस एरिया में ये लोग हैं वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं है। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनके कारण जो है ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि इन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई इन जनजातियों को भारत के अन्य जो विकसित जो एरिया हैं उनके बराबर के दर्जे में लाके खड़ा किया जा सके। तो इसके लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इनको शोषण से बचाया जा सके, ये भी भारत के विकास में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। इसलिए इन लोगों के विकास के लिए ये कार्यक्रम अभी तक चलाए जा रहे हैं। अब बात ये आती है
अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि अब गरीबी इतनी ज्यादा है कि ये लोग अपने एरिया से पलायन करने लगे हैं। दूर दूर के क्षेत्रों में अब ये जाके शहरों में चले जाते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, और वहां भी परेशान रहते हैं। गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं, पुलिस केस में पड़ जाते हैं, लोग उनको फंसा देते हैं, तो अंततः मतलब शोषण इनका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि ये जहाँ के हैं वहाँ रहें, वहीं पर ही इनको इनको सारी सुविधाएं दी जाएं, वहीं इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा हो भी रहा है, हुआ भी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। अब हम अगला पक्ष, जो परीक्षण का जो पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है कि क्या खामियां रह गई हैं, अभी क्या कमियां रह गई हैं, इतने सरकारी प्रयत्नों के बाद भी ये क्यों विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो अब आप उस पर लिखिए, अब आप उस पर क्या लिखेंगे कि राज्य तथा केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं, राज्य और केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं के प्रयासों के बावजूद भी कुछ आधारभूत समस्याओं के कारण ये आदिवासी जनजातियां अभी पूरी तरीके से लाभान्वित नहीं हो पाई हैं। ये एक जनरल सेंटेंस है, आप इसको चाप दीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए कि राज्य तथा केंद्र सरकार के कई प्रयासों के बाद भी कुछ आधारभूत समस्याओं के कारण आदिवासी जनजातियां अभी भी बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाई हैं। ये परीक्षा में आप इसकी ये लाइन लिख दीजिए। अगला लिखिए कि योजनाओं का लाभ सभी जनजातीय क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। ये भी एक जनरल लाइन है, इसको भी चाप दीजिए, इसको भी लिख दीजिए कि योजनाओं का लाभ, जो भी सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, चलाई गई हैं, उनका लाभ सभी जनजातीय क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। समान रूप से तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। जैसे अपने हाथ की 5 उंगलियां कभी समान नहीं होती, वैसे समान कार्य कभी हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई आगे पीछे रहेगा ही रहेगा। लेकिन अपने को तो अपना तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो ये लाइन आप इसको लिख दीजिए, चिपका दीजिए, इस लाइन को चाप दीजिए, इसको बढ़िया एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इसके बाद लिख दीजिए कि विस्थापन हो रहा है। विस्थापन, वनाधिकार, वनों पर किसका अधिकार है, वनाधिकार और भूमि अधिकार जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। जमीन किसकी है? आदिवासी कहते हैं कि जंगल हमारे हैं, सरकार कहती है कि जंगल हमारे हैं। तो विस्थापन की समस्या है, वनाधिकार की समस्या है, वन पर किसका अधिकार है, भूमि पर अधिकार की समस्या है। ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं और आप इनको देख भी रहे हैं चारों तरफ। कुपोषण, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता जैसी समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि कुपोषण खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि गरीबी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कि सबको रोजगार मिल गया, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन हम इनको दे रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। इनकी गुणवत्ता की समस्याएं अभी भी विद्यमान है, अभी भी बरकरार हैं। धन के उपयोग, जो सरकार से धन आता है, जो लगाया जाता है इन पर, इनकी योजनाओं पर जो लगाया जाता है, उसमें पारदर्शिता का अभाव रहा है। ये सारे के सारे जनरल स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं। ऋणग्रस्तता, मतलब लोन ले लेते हैं ये लोग बेचारे और फिर परेशान रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लोन देती ही रहती है। शोषण, बंधुआ मजदूरी की समस्या आज भी बनी हुई है, मतलब ये लोग बंधुआ मजदूरी, शोषण और ऋणग्रस्तता के आज भी शिकार बने हुए हैं। विकास परियोजनाएं जो चल रही हैं आज की डेट में, जो विकास ही विकास हो रहा है, जो खनन कार्य हो रहे हैं हर जगह, जो वनों की कटाई हो रही है, जो वन कानून हैं, उनके कारण जो जनजातियां हैं उनको अपने पारंपरिक आवास से, जो उनका पारंपरिक आवास, जो वन उनका पारंपरिक आवास होता है, इन कारणों से, विकास परियोजनाओं के कारण से, खनन के कारण से, वनों की कटाई के कारण से, या जो वन के कानून हैं उनके कारण से, उन जनजातियों को अपने आवास से, अपने प्राकृतिक आवास से आज की डेट में विस्थापित होना पड़ रहा है। ये भी आप इसको लिख दीजिए। विस्थापित होगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? जिनसे आप उनका प्राकृतिक आवास ही छीन लेंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? ये भी एक समस्या बनी हुई है। इस कारण से आदिवासियों में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वो पलायन करने लगे हैं, वो रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद,
बिहार, सॉरी, पंजाब, हरियाणा भाग जाते हैं काम करने के लिए। पलायन हो रहा है इन कारणों से। और सबसे बड़ी बात कि ये जिस क्षेत्र में है वहां पर इनको राजनीतिक रूप से भी ये बड़े पिछड़े हुए हैं। इनको जो स्थानीय जो जनजातीय समुदाय है उसमें इनकी मतलब जो इनकी जो भागीदारी होती है वो भी सीमित ही रहती है। तो राजनीतिक रूप से भी ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भले ही बहुत सारी सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन फिर भी अभी कई एक समस्याएं हैं, कई एक आधारभूत समस्याएं हैं जिनके कारण अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने जनजातीय क्षेत्रों का या जनजातियों का विकास कर दिया है। अभी भी बहुत कार्य बाकी है। अब अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप एक आध सुझाव भी लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में सुझाव नहीं पूछा गया है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कभी कोई सुझाव पूछ लिया जाए तो आप इनके बारे में आप बता दीजिएगा। जैसे सुझावों के बारे में आप कह सकते हैं कि पहला सुझाव ये है कि जो पेसा एक्ट है 1996 का और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। पेसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। दूसरा, आप सुझाव दे सकते हैं कि ग्राम सभाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाई जाए। जो निर्णय प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें ग्राम सभाओं की जो भागीदारी है उसमें उनकी वृद्धि की जाए। तीसरा, आप लिख सकते हैं कि जो स्थानीय संसाधन है वहां के जो लोकल जो रिसोर्सेस हैं उनके आधार पर रोजगार डेवलप किए जाएं और उनके आधार पर ही स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोत्साहन किया जाए। जो लोकल रिसोर्सेस हैं उस पर ही बेस्ड होते हुए, तो लोकल रिसोर्सेस के आधार पर ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएं और कौशल विकास का प्रोत्साहन किया जाए। और योजनाएं जो हो रही हैं उनकी निगरानी को सुनिश्चित किया जाए, ये भी आप बता सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना पर विशेष निवेश किया जाए। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, डिजिटल कनेक्टिविटी पर और जो आधारभूत संरचनाएं हैं उन पर विशेष निवेश किया जाए। तो ये 4-5 सुझाव आप बता सकते हैं अगर पूछा जा रहा है तो, बस इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अब फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे। देखते कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। 2 लाइन में कंक्लूजन लिख देते हैं कि जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम की कमजोरियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई चीज पिछड़ी रह गई है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर वो कार्यक्रम नहीं पहुंचे थे, वो कार्यक्रम पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी कुछ एरिया पिछड़े हुए रह गए हैं, कुछ जनजातियां पिछड़ी हुई रह गई हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कंक्लूजन में कि जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम की कमजोरियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उन कमजोरियों को दूर करते हुए उन कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे इन जनजातियों को देश की मुख्य धारा में लाया जा सके और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बस इतनी लाइन आपको लिख देनी है, इससे आपका कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के 2 भाग थे। तो पहला वाला भाग जो था वो ये वाला इसके इधर वाला भाग था और ये वाला भाग था जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए। तो हमने जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का परीक्षण करने से पहले शुरुआत में सबसे पहले हमने एक छोटा सा इंट्रो दिया और इंट्रो देने के बाद जो कुछ जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में भी बताना जरूरी है और क्यों चलाए जाते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, ऋणग्रस्तता, माइग्रेशन, पलायन, प्राकृतिक आवास का छीन लिया जाना, ये इनकी समस्याएं हैं। तो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि परीक्षण करना है तो कोई ना कोई कमी जरूर है, उसको बताना पड़ेगा, कोई ना कोई नेगेटिव बात को बताना पड़ेगा। तो अब हम ये कह रहे हैं, उसके बाद हमने कहा
कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इतने कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी इन इन पॉइंट्स पर कमियां बरकरार हैं। तो हमने कुछ सुझाव भी दे दिए और अंत में हमने एक छोटा सा, बहुत अच्छा सा कंक्लूजन भी कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है। आप इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 25 में 25 नंबर पाएंगे आप। कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है। आप देखिएगा, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो जो मैंने बोला है आप उसको लिखिएगा। आप उसको अगर लिख लेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का पूरा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने कम से कम नहीं तो 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फैक्ट्स बता दिए हैं मैंने आपको। तो सभी के लिए, चाहे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो या जो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूं कि कोई भी आंसर कभी भी बेस्ट नहीं होता। हमेशा अच्छे से अच्छा लिखा जा सकता है और आप बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स रटे हुए होने चाहिए, आपका उत्तर हमेशा अच्छा होगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है। तो आप निश्चित समय में, निश्चित अवधि में, निश्चित शब्द सीमा में एक क्वेश्चन के आंसर को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके जो सुझाव हैं या आपसे प्राप्त हुआ जो मोटिवेशन है वो मुझे और भी अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। धन्यवाद।